नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्या 138 एनआई एक्ट के मुकदमे के साथ साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग का मुकदमा भी चल सकता है। अक्सर ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि साहब 138 एनआई एक्ट का मुकदमा तो हमने कर दिया, अब इस पे 420 और 406 का भी मुकदमा चलेगा क्या? तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है संगीताबेन पटेल और वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में कि बिल्कुल चल सकता है। दोनों मुकदमे बिल्कुल साथ साथ चल सकते हैं, भले ही दोनों के परिस्थितियां ओवरलैपिंग हो, दोनों के तथ्य और फैक्ट्स जो हैं ओवरलैपिंग हैं, लेकिन दोनों का अपराध अलग अलग बनता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि 138 एनआई एक्ट का अपराध कैसे बनता है। 138 एनआई एक्ट का अपराध जिस चेक डिजॉनर हुआ और उस व्यक्ति पे वो ऑफेंस मान लिया जाता है। हम सब जानते हैं 138 एनआई एक्ट के मुकदमे में कोर्ट का हमेशा ये व्यू होता है कि व्यक्ति को कंपनसेशन दिलवाया जाए, ना कि अक्यूज को दंडित किया जाए, इसलिए उसमें कंपाउंड करने के प्रोविजंस हैं। 420 आईपीसी पनिशमेंट फॉर चीटिंग और 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इन दोनों धाराओं में अपराध बनने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या इसके मूल इंग्रेडिएंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने केस को इस हिसाब से बताते हो, इस हिसाब से एफआईआर कराते हैं, ट्रायल के दौरान भी अगर इस हिसाब से बात करते हैं, तो आपका केस बिल्कुल चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 420 जो पनिशमेंट फॉर चीटिंग की धारा है, इसमें चीटिंग को डिफ़ाइन किया है 415 आईपीसी ने। अब 415 जो अपराध है, जो चीटिंग की अपराध है, उसको कंस्टिट्यूट होने के लिए, उस अपराध को होने मानने के लिए जो तत्व हैं, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या हैं? वो मुख्यतः 3 हैं, जिसकी मैं आज यहाँ चर्चा करूँगा। पहला, उसमें एक डिसेप्शन का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा एक इंड्यूसमेंट होना चाहिए, और तीसरा डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी किसी वैल्यूएबल चीज़ की। सबसे पहले डिसेप्शन, धोखा होना चाहिए, धोखे का उसमें एलिमेंट होना चाहिए। उस धोखे से आप प्रेरित होके, उस धोखे से आप इंड्यूस होने चाहिए और आप उसको कोई चीज़ डिलीवर करें जो कि वैल्यूएबल हो। चेक बाउंस के केसेस में आपने उसे कोई सामान दिया है या नगद दिए हैं और जिसके अदायगी के लिए उसने आपको चेक दिया है, तो ये डिलीवरी तो साबित है। अब इसमें 2 चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, तो ये मुकदमा 420 में चलेगा। पहली कि उसने आपको कैसे धोखा दिया और उसने आपको इस डिलीवरी के लिए कैसे इंड्यूस किया। अगर आप ये 2 हर बता पाते हैं तो आपका मुकदमा 420 में चलेगा। अब ये कैसे बता सकते हैं? हर केस की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर केस के तथ्य अलग होते हैं, परंतु एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई 2 व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि हम एक व्यापार करते हैं और मुझे तुम 10 लाख रुपए दे दो, 10 मैं मिलाता हूँ, 20 लाख रुपए से मैं कोई सामान खरीद के लाऊंगा जिसको हम लोग प्रोसेस करके बेचेंगे। पहले व्यक्ति ने उसके प्रलोभन में आके, उसके डिसेप्शन में आके इंड्यूस हुआ और उसने 10 लाख रुपए उसको डिलीवर कर दिए। आप देख रहे हैं ये तीनों चीज़ें हो रही हैं इसमें। और उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है और 6 महीने बाद, 7 महीने तक इधर उधर कहीं रहता है, और जब दोबारा मिलता है तो उसने कहता है कि वो सामान मिला नहीं और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर आप उससे ज़्यादा आप उसको तलब तकाजे करते हो तो वो आपको एक चेक देता है जो बाद में डिजोनर हो जाता है। तो अगर आप ये सारी परिस्थितियां बताएंगे कि साहब उसका बिजनेस शुरू करने का पर्पस तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस बार उसके बाद ना उसके पास कोई फ़र्म थी, आप ये बता सकते हैं, ना उसने फ़र्म के लिए कहीं अप्लाई किया, उसने तो मुझसे पैसे लेने थे, इसलिए उसने एक स्कीम बना दी कि हम चलो बिजनेस करते हैं, और मेरे 10 लाख रुपए वो लेके चला गया। तो व्यक्ति के मन स्थिति को, व्यक्ति के गिल्टी माइंड को अगर आप बता देते हैं तो आपके 420 का केस चलेगा, और 420 चलेगा तो 406 भी चल जाएगा। 420 में 7 साल की तक की सज़ा है। जनरली लोग ये चाहते हैं कि क्रिमिनल केस किया जाए। क्रिमिनल केस करने से क्या होता है, व्यक्ति दबाव में आता है और उससे राजीनामे की संभावना भी बनती है। परंतु अगर आपके केस में सच में आपके साथ डिसेप्शन हुआ है इस तरीके का, तो आप ये मुकदमा करें और आपको निश्चित रूप से आप कोर्ट को ये बताएं कि कैसे मैं डिसेप्ट हुआ, कैसे मैं इंड्यूस हुआ, और उसके बाद मैंने ये सामान दे दी, या फिर जिसकी अदायगी के लिए उसने मुझे चेक दे दिया, या फिर मैंने उसे नकद दे दिया जिसकी अदायगी के लिए उसने चेक दिए, और उसने डिजोनर करा दिया। और शुरू से ही इसकी मंशा ये न थी कि ये चेक ऑनर हो, शुरू से इसकी मंशा ये थी कि कैसे जैसे तैसे मैं इससे ये इन पैसों को हड़प लूँ, चाहिए या कोई सामान है तो मैं उसे हड़प लूँ, इस वैल्यू को, इस मूल्य के
सामान को मैं हड़प लूँ जिसका पैसा मुझे ना देना पड़े। तो अगर आप इस पैरामीटर्स पे अपने केस को फ्रेम करते हो, ऐसे अपनी एफआईआर बनाते हो और एफआईआर में अगर बाद में एफआईआर लग भी जाती है तो आप इस बिंदु को कोर्ट में बताते हैं कि साहब इसकी मंशा शुरू से ही मेरे साथ चीटिंग करने की थी, तो आपका केस बिल्कुल चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।